हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपना है मेथड्स एंड अप्रोचेज इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इस बार भी वो आने के चांसेस है, तो वो टॉपिक है अपना प्रणाली उपागम, जिसको हम पद्धति उपागम या व्यवस्था उपागम के नाम से भी जानते हैं। वैसे अगर आप अपनी बुक के अंदर यूनिट देखोगे तो उसके अंदर प्रणाली उपागम के नाम से इसे मेंशन किया गया, लेकिन हम इसको मतलब इसके जितने भी नाम है उसके नाम से हम जानकर फिर इसके बाद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है अगर किसी भी वर्ड में पूछा जाता है जैसे कि पद्धति उपागम क्या होता है तो भी आपको वही लिखना है जो प्रणाली उपागम के बारे में, या फिर व्यवस्था उपागम क्या है तब भी आपको प्रणाली उपागम के बारे में ही लिखना है। मतलब प्रणाली उपागम को पद्धति उपागम और व्यवस्था उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। तो देखो अब प्रणाली उपागम होता क्या है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम 2 से 3 वीडियो में बात कर चुके हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उपागम को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो है पारंपरिक उपागम जिसके अंतर्गत भी कई सारे उपागम आते हैं, और दूसरा है अपना आधुनिक उपागम जिसके अंतर्गत भी बहुत सारे उपागम आते हैं। तो देखो पारंपरिक उपागम जो था वो सबसे पहले आया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत कई सारे उपागम आते हैं। जब पारंपरिक उपागम फेल हो गया या फिर उसकी बुराई की गई थी तो फिर दूसरा उपागम सामने आया था जिसको आधुनिक उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पारंपरिक उपागम में जैसे कि संस्थावाद के बारे में हमने पढ़ा था, जैसी संस्थावाद की जो उपागम थे वो फेल हो गए या फिर उसमें बुराइयाँ आने लग गई, विद्वानों या फिर विचारकों ने उसकी बुराइयाँ की, तो फिर आधुनिक उपागम के अंतर्गत नव संस्थावाद जो उपागम है वो आया था। तो ऐसी हम प्रणाली उपागम के बारे में भी जानेंगे। प्रणाली उपागम जो है वो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि इस वीडियो में हम जानेंगे प्रणाली उपागम, पद्धति उपागम या फिर व्यवस्था उपागम जो कि आधुनिक उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत 2 उपागम जो मैंने बताए थे पारंपरिक और आधुनिक होते हैं। आधुनिक उपागम के अंतर्गत आने वाला एक उपागम प्रणाली उपागम भी है, जिसे आधुनिक उपागम के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना फीचर या फिर अप्रोच माना जाता है ये। और एक और गाइस की जैसे कि आप सबको पता है कि उपागम को हम दृष्टिकोण भी कहते हैं, तो प्रणाली दृष्टिकोण के नाम से भी हम इसे पुकार सकते हैं, और पद्धति दृष्टिकोण या फिर व्यवस्था दृष्टिकोण है उसके नाम से भी इसे हम पुकार सकते हैं। मतलब उपागम की जगह हम दृष्टिकोण भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक उपागम के अंतर्गत आने वाला एक उपागम कौन सा है, प्रणाली उपागम या फिर प्रणाली दृष्टिकोण। तो इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है इसके अंतर्गत, और ये कैसे आया था उसके बारे में मैं आपको वही बताऊंगा। तो देखो प्रणाली उपागम के अंतर्गत राजनीति से संबंधित प्रक्रिया जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं या पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं उनको राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं एक प्रणाली के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं या प्रक्रिया होती है उनको। ठीक है, तो राजनीतिक प्रणाली को सही से समझने के लिए राजनीति से संबंधित प्रक्रिया जो होती है उनको अपनाया जाता है। ठीक है, राजनीति से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उनको राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। तो एक तरीके से ये कह लो। और फिर उसके बाद देखो आप पूछा गया प्रणाली उपागम को पद्धति उपागम या फिर व्यवस्था उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था। फिर इसके बाद आता है अपना प्रणाली उपागम को पद्धति उपागम या फिर व्यवस्था उपागम के नाम से आना था, ये हमने पढ़ दिया। अब इसके बाद बताया गया राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल अगर साइंस में हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम की आलोचना के कारण प्रणाली उपागम की उत्पत्ति हुई थी। मतलब प्रणाली जो उपागम है वो कैसे आया, देखो जैसे कि आप सबको पता है कि आधुनिक उपागम के अंतर्गत क्या आता है, प्रणाली उपागम आता है। ठीक है, और आधुनिक उपागम कैसे आया था, जब परंपरागत या पारंपरिक उपागम की बुराई की गई थी, जब वो फेल हो गया था और कई सारे विचारकों ने इसकी क्या करी, बुराई करी। फिर इसके बाद आया अपना आधुनिक उपागम जिसके अंतर्गत आता है एक प्रणाली उपागम। तो प्रणाली उपागम की जो शुरुआत है या उत्पत्ति है कैसे हुई थी, परंपरागत उपागम की बुराई के कारण हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्रणाली उपागम की उत्पत्ति जर्मन जीव वैज्ञानिक लुडविग वॉन बर्टलॉन्फी से मानी जाती है। मतलब बर्टलॉन्फी जो है ना, इसका मतलब कि पूरा नाम क्या है अपना,
लुडविग वॉन बर्टलोन्फी। वैसे इनको बर्टलोन्फी के नाम से भी जाना जाता है और इनका पूरा नाम लुडविग वॉन बर्टलोन्फी है। तो प्रणाली उपागम की जो उत्पत्ति है या फिर राजनीतिक प्रणाली उपागम की जो उत्पत्ति है वो जर्मन जीव वैज्ञानिक लुडविग वॉन बर्टलोन्फी, जिन्हें हम बर्टलोन्फी के नाम से भी जानते हैं, उनसे मानी जाती है। तो अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं, एक प्रणाली के अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी प्रणालियाँ होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रणाली की विशेषता क्या है, एक प्रणाली है उसके अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी क्या होती है, प्रणालियाँ होती है। आधुनिक युग में, इस युग में क्या है, पद्धति शब्द का प्रयोग बहुत ही अधिक होने लगा है। पद्धति की धारणा को प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस से लिया जाता है या फिर लिया गया है। राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक पद्धति को एक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। मतलब देखो, राजनीति की अगर हम देखते हैं, राजनीति के अंदर या पॉलिटिकल की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ना जो भी राजनीतिक पद्धति होती है या प्रणाली होती है या व्यवस्था होती है उसको एक उपव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी व्यवस्था होती है उसके रूप में देखा जाता है। फिर इसके बाद बोला गया राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। मतलब राजनीतिक प्रणाली जो है या पद्धति जो है वो कोई स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट जो यूनिट है वो नहीं है। ये समाज की अनेक छोटी छोटी व्यवस्थाओं जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, इनमें से एक है। राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार की उपव्यवस्था है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, एक छोटी सी व्यवस्था है बस, और ये पूरी की पूरी स्वतंत्र नहीं है। फिर इसके बाद बोला गया सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, तथा उनकी अन्य उपव्यवस्थाओं सही संबंध रखते हुए भी ये बहुत हद तक स्वायत्त होती है। अगर सबके तौर पर अगर हम देखें तो सब में से ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट या स्वायत्तता दी गई है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें सभी के तौर पर कंपैरिजन करके देखें, तुलना करके देखें, तो सबसे ज़्यादा जो स्वायत्तता है वो किसको मिली है, राजनीतिक व्यवस्था को। ठीक है, इतनी सामाजिक व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था को नहीं मिली है जितनी किसको मिली है, राजनीतिक व्यवस्था को मिली है। ठीक है, तो सभी के तौर पर अगर हम देखते हैं, अन्य छोटी उपव्यवस्थाओं के अगर तौर पर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वायत्तता किसको मिल रही है, राजनीतिक व्यवस्था को मिल रही है। तो देखो इसमें यही बताया गया सामाजिक व्यवस्था तथा उसकी अन्य छोटी छोटी व्यवस्थाओं को सही से संबंध रखते हुए अगर हम देखें तो ये बहुत हद तक क्या है, स्वायत्त होती है। इनके पास अन्य व्यवस्थाओं को आदेश देने का और उन्हें मनवाने की क्षमता भी होती है। ठीक है, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में ही परिपूर्ण सत्ता है। खुद में ये क्या होती है, पूरी की पूरी सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश से संबंधित या जिससे वह घिरी हुई है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है, जिसके अंदर ही खुद शामिल होती है और मशहूर होती है, उससे अलग होती है। ठीक है, स्पष्ट अलग होती है पूरी तरह से। राजनीतिक पद्धति से प्रभावित अवश्य होती है किंतु यह उसकी दासी नहीं होती, मतलब उसकी सारी बातें नहीं मानती। इसलिए पद्धति विश्लेषण उपागम के समर्थकों का मत है कि यह उपागम कुछ ऐसी धारणाओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है जिसके आधार पर अलग अलग राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। अब इसकी देखो बुराइयां किस किस ने करी है वो हम जानेंगे। तो देखो पद्धति विश्लेषण उपागम की अनेक कारणों से बहुत तेज़ी से बुराइयां की गई है जो नीचे लिखी गई है। पहला है, पद्धति विश्लेषण के समर्थक किसी एक विशेष विचारों से मनोग्रस्त मतलब उसी में डूबे रहते हैं। वे सभी घटनाओं को एक प्रणाली के रूप में देखने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक ही विशेष विचार की ओर डूबे रहते हैं, मतलब उसमें मगन रहते हैं, जिसके कारण वो सभी पर ध्यान नहीं देते और सभी को एक ही चीज़ मान लेते हैं कि सारी घटनाएं क्या होगी, एक जैसी होगी, एक ही प्रणाली के रूप में देखते हैं, इसलिए सभी व्यवस्थाओं को, ठीक है, जो घटनाएं होती हैं। दूसरा, पद्धति विश्लेषण परिकल्पनाओं के निर्माण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। इस उपागम के आधार पर जिन परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उनकी प्रकृति अमूर्त होती है, मतलब कोई आकार उनका होता ही नहीं है। उनकी अनुभव सिद्ध जांच नहीं की जा सकती। जब जिसका आकार ही नहीं होगा तो उसकी जांच कैसे की जाएगी, क्योंकि वो क्या है, कल्पना है। फिर तीसरा आता है, इस उपागम में क्रांतिकारी परिवर्तन को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती। मतलब इसमें ना हर लोग यही मान लेते हैं कि जो भी व्यवस्था, जो भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सारे के सारे विकास में सहायता करेंगे। तो इसलिए क्रांतिकारी परिवर्तन को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती इस उपागम के अंतर्गत, क्योंकि हर कोई ये मान लेता है कि जो भी परिवर्तन आएगा वो क्या होगा,
विकास में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस उपागम में क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती। इसमें ये मानकर चला जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में आए सभी परिवर्तन विकासवादी प्रवृत्ति के होंगे जो हमारा विकास करेंगे। इसलिए कोई भी जागरूक मतलब कि क्रांति नहीं लेकर आता, या फिर ये कह लो जागरूक तो होते हैं लेकिन क्रांति नहीं लेकर आते हैं। वो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या फिर आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं करते। फिर इसके बाद आता है फोर्थ, जो अपना लास्ट पॉइंट है, ईस्टर्न ने राजनीतिक पद्धति को सबसे ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की है, ठीक है। ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था या पद्धति या प्रणाली को सबसे ज़्यादा जो स्वायत्ता वो दी है। राजनीतिक व्यवस्था को स्वायत्त मानना विभिन्न व्यवस्थाओं की अंतःक्रिया की अनदेखी करना है। देखो राजनीतिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा दे दिया, लेकिन बाकी जो छोटी छोटी क्रिया या व्यवस्था है उनको अनदेखा कर दिया। ये सबसे बड़ी आलोचना है इस पद्धति की, ठीक है। तो ये जो था अपना प्रणाली उपागम या पद्धति उपागम या व्यवस्था उपागम, जिसको आप दृष्टिकोण भी कह सकते हो, उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है या आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो आज कवर हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।